पर उस रात खाना खाते समय मालिक के बेटे चैन ने गुगू को उनके घर में रखने के लिए साफ मना कर दिया। मालिक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अपने पिता की एक ना सुनी। इसलिए गुगू ने उन्हें वादा किया कि वो अपने टेंट में ही सोया करेगा और सुबह होते ही काम करना शुरू कर देगा। घर वापस जाते वक्त कुछ बदमाशों ने उस पर हमला करके उसका मास्क जबरदस्ती उतार दिया, और जिसके बाद उसने फैसला किया कि अब वो कभी भी मास्क नहीं पहनेगा और अब से लोगों को उसका असली चेहरा ही देखना पड़ेगा। उधर एमो दिन पर दिन अपना काम अच्छे से करने की कोशिश करता रहता था, पर वो हर बार फेल हो जाता। इसीलिए उसने पैरोन के पास जाकर मदद मांगी, जिसने उसे गुगू को फिर से घर ढूंढ कर लाने की सलाह दी। एक शाम चैन गुगू के टेंट में पहुंचा और उसने गुगू को बहुत बुरा भला सुनाया, जिसकी वजह से गुगू ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और अब वो नई नौकरी की तलाश में था। पर उसके चेहरे की वजह से कोई भी उसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक बार रिन की दी हुई अंगूठी बेचने का भी फैसला किया, पर ऐन वक्त पर उसका मन बदल गया। तभी सड़क पर चलते हुए उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक इंसान पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। पास जाकर देखने पर उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि गुगू का भाई ही था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर गुगू को बहुत बुरा लगा और उसने उसके हाथ में रिन की दी हुई अंगूठी दे दी और उसे बेचने को कहा ताकि वो अपनी हालत सुधार सके। इतना बोलकर गुगू वहां से निकल गया। उसी रात टेंट में सोते हुए दो लोगों ने गुगू को किडनैप कर लिया, जिनका इरादा उसे बेचकर पैसा कमाने का था। पर तभी एमो ने उन पर हमला कर दिया और एक भेड़िए को अपने सामने देखकर वो दोनों वहां से भाग गए। पर गुगू ने एमो को देखते ही पहचान लिया और वो उसे देखकर बहुत खुश था। इसके बाद एमो ने गुगू को बताया कि पैरोन ने उसे समझाया है कि सिर्फ गुगू ही उसे नई चीजें सिखाने में मदद कर सकता है, और इसीलिए एमो चाहता था कि गुगू उनके साथ वापस घर चले। पर गुगू अभी भी ब्रियर की हरकत से गुस्सा था, इसलिए उसने एमो के साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन तभी वो कई दिनों से भूखा होने की वजह से बेहोश हो गया। इसके बाद एमो गुगू को वापस से टेंट में लेकर गया, जहां उसने गुगू के लिए अपनी शक्तियों से बहुत सारा खाना इकट्ठा किया, और गुगू ने वो खाना तब तक खाया जब तक उसका पेट नहीं भर गया। इसके बाद उनके टेंट में मिरर घूमते घूमते पहुंच गया और थोड़ी देर गुगू के साथ खेलने के बाद वो वहां से चला गया। इसके बाद गुगू ने एमो की शक्तियों को समझते हुए उसे बताया कि एक समय पर गुगू और उसके भाई के पास बहुत ही अच्छे परिवार में रहने का एक मौका था, पर फिर उस परिवार ने शहर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। और हो सकता है कि एमो किसी भी चीज की तरह बन सकता था या किसी भी चीज को ला सकता था, क्योंकि उसके करीबी की मौत से उसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा हो। और इसीलिए गुगू ने एमी से उसे दुख पहुंचाने के लिए मदद मांगी, और अब गुगू चाहता था कि एमो उसको मारने के बाद उसका भी रूप ले ले ताकि वो हमेशा उसे याद रख सके। ये बातें दोनों के बीच बहुत ही इमोशनल थी। तभी टेंट में रिन भी पहुंच गई और उसने बताया कि मिरर ने ही उसे यहाँ का रास्ता दिखाया। पर रिन को देखते ही गुगू ने अपना चेहरा छिपा लिया ताकि रिन उसको ना देख सके। पर रिन ने उसे बताया कि कैसे गुगू के जाने के बाद सभी को घर में उसकी कितनी याद आती थी, और यहाँ तक कि उसके बिना तो वो लोग ढंग से खाना भी नहीं खा सकते थे। और साथ ही ब्रूअर ने भी ये वादा किया था कि वो गुगू के शरीर से वो ऑर्गन निकाल देगा ताकि उसके ऊपर कोई असर ना हो। पर गुगू का कहना था कि उसने गुस्से में मास्क कहीं फेंक दिया था और वो बिना मास्क के घर नहीं जा सकता था, जिस पर रिन का जवाब था कि उसे गुगू के चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर गुगू अभी तैयार नहीं थी, इसलिए एमो ने उसे वादा किया कि वो उसका मास्क ढूंढ कर ले आएगा। एमो के जाते ही रिन ने गुगू को अपने कपड़े उतारकर अपना घाव दिखाया, जिस पर उसका मानना था कि उसके पिता ने ही उसे धक्का दिया था। पर उसे ये नहीं पता था कि असल में ये धक्का उसे गुगू ने दिया था, वो भी उसकी जान बचाने के लिए, जिसकी वजह से आज उसके चेहरे का ये हाल था। गुगू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इधर रिन का कहना था कि वो किसी ऐसे परिवार में पैदा होना चाहती थी जो अमीर ना हो, और उधर गुगू ने बचपन से ही ये सोचा था कि काश वो एक अमीर घर में पैदा हुआ होता। इसके बाद रिन ने गुगू से उसकी चोट के बारे में पूछा, जिस पर गुगू ने जवाब ना देना ही सही समझा, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसने रिन को सच बता दिया तो वो उससे नफरत करने लगेगी। रिन गुगू के लिए एक स्पेशल मास्क लाई थी, क्योंकि वो गुगू को और अच्छे से जानना चाहती थी, चाहे वो उसका चेहरा ना देख पाए। उधर एमो जैसे ही गुगू का मास्क लेने के लिए पहुंचा तो एक बार फिर से काले कपड़े वाले आदमी ने आकर उसे सावधान रहने को कहा, क्योंकि दुश्मन हर वक्त एमो पर अपनी नजर बनाए बैठे थे। उधर गुगू और रिन मार्केट में घूम रहे थे कि तभी रिन के पिता वहां उसे वापस घर ले जाने के लिए पहुंच गए। पर गुगू ने रिन को बचाने के लिए उन्हें धक्का मार दिया, जिसके बाद वो दोनों वहां से भाग गए। रात में एमो ने उन दोनों को ढूंढ लिया। जब वो दोनों नदी के किनारे बैठे हुए थे उस वक्त एमो के हाथ में गुगू का मास्क था, जिसे वो ढूंढ कर लाया था। इसलिए रिन ने अपना लाया हुआ मास्क पहनने का फैसला किया। वापस घर जाते समय उन्हें रिन की कामवाली मिली, जिसने रिन को मास्क के बावजूद भी पहचान लिया। इसलिए उन तीनों ने भागना शुरू कर दिया, पर काम वाली भी उनका पीछा कर रही थी। वो लोग जानते थे कि अगर उसे उनके घर के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती थी। इसलिए उन्होंने एमो को पीछे रुककर उसका ध्यान भटकाने को कहा, और ठीक प्लान के मुताबिक एमो ने मार्च का रूप लेकर उस काम वाली का ध्यान भटका दिया। पर तभी फिर से एमो के दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी आवाज गुगू तक पहुंच गई, जिसे
जिसे सुनते ही वो तुरंत एमो की तरफ भागा और उसने रिन को वापस घर पहुंचकर उसका इंतजार करने को कहा। जगह पर पहुंचते ही वो समझ गया था कि जिस जीव के बारे में पैरोन बात कर रहा था उसी ने एमो पर हमला किया था और इस बार उसने एक पेड़ का रूप लेकर एमो को बेहोश कर दिया था। इसके बाद उस जीव ने उन दोनों पर एक साथ हमला करना शुरू कर दिया कि तभी गुग्गू को एक आइडिया आया कि वो उसके शरीर में बन रही वाइन का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि गुग्गू के शरीर से बाहर आने पर उस वाइन में आग लग सकती थी और वो जीव एक पेड़ के रूप में था, जिस वजह से वो लोग वाइन को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। पर बदकिस्मती से उसके शरीर में वाइन खत्म हो गई थी, इसलिए एमो ने उसे धक्का देते हुए वहां से भागने को कहा, जिसके बाद गुग्गू पूरी रफ्तार से घर की तरफ भागा ताकि वो ब्रूअर से अपने शरीर में वाइन डलवा सके। पर रास्ते में वाइन के रिएक्शन की वजह से वो नीचे गिर गया, लेकिन वो किसी तरह से घर पहुंच गया, जहां रिन के माता पिता को देखकर वो हैरान रह गया। पर उन पर ध्यान न देते हुए वो सीधा ब्रूअर के पास पहुंचा और उससे सबसे ताकतवर वाइन देने को कहा। ब्रूअर उसे मना करना चाहता था, पर पेयोरन के कहने पर उसने चुपचाप गुग्गू को वाइन दे दी। अब वाइन के नशे में गुग्गू रिन के माता पिता के सामने अपने प्यार का इजहार करके वहां से चला गया, जिसके बाद रिन के माता पिता भी वहां से जाना चाहते थे, पर पेयोरन ने उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहा। वो चाहती थी कि रिन के माता पिता भी ये सारा नजारा देखे। वापस जगह पर पहुंचकर गुग्गू ने देखा कि उस जीव ने पूरी तरह से इमो की शक्तियां ले ली थी और गुग्गू को वहां देखते ही उसने गुग्गू पर भी हमला कर दिया। पर अपनी चालाकी से गुग्गू ने उस पर वाइन फेंक कर आग लगा दी और उसे हरा दिया। उसे हराने के बाद गुग्गू जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसे एमो का कोई अंश नहीं दिख रहा था। पर तभी उसकी नजर एक व्हाइट लाइट पर पड़ी जो थोड़ी दूरी पर जा रही थी। पीछा करने पर उसने देखा कि उस लाइट ने एक पत्थर की शेप ले ली, जिसका मतलब था कि एमो मर चुका था। पर एमो को बनाने वाला वो काले कपड़ों वाला आदमी ये सब कुछ देख रहा था और वो जानता था कि एमो में अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई थी, इसलिए उसने एमो को फिर से जिंदा कर दिया। जिसके बाद एमो अपने भेड़िए के रूप में गुग्गू के सामने आ गया, जिसके बाद गुग्गू ने बताया कि उसने उस जीव को हरा दिया और वो दोनों आपस में खेलने लग गए। इसके बाद वो दोनों घर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि रिन और उसके माता पिता अभी भी वहीं थे, इसलिए गुग्गू ने फटाफट से सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया जो सबको बहुत पसंद आया। पर एमो बाहर अपने क्रिएटर से बात कर रहा था, जिसने उसे वो घर छोड़कर दुनिया घूमने को कहा ताकि वो खुद को ज्यादा ताकतवर बना सके। असल में जिस जीव ने उस पर हमला किया था उनका नाम था नोकर्स। और अगली बात, एमो के बचने के बहुत ही कम चांस थे और अगर एमो को अपने लोगों को बचाना था तो उसे बाहर की दुनिया में जाकर खुद को ताकतवर बनाना ही पड़ेगा। पर जब गुग्गू वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एमो खुद से ही बात कर रहा था। उधर एमो ने अपने क्रिएटर को जवाब देते हुए बताया कि उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने दोस्तों के साथ ही रहेगा और वो कहीं भी नहीं जाएगा। रिन ने भी अपने माता पिता के साथ वापस घर जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो अपने दोस्तों को अलविदा कहकर वहां से चली गई। इसके बाद कहानी 4 साल आगे चली गई, जहां अब गुग्गू ने काफी तगड़ी बॉडी बना ली थी और वहीं एमो भी अब सभी घर के काम काफी अच्छे से करने लग गया था। रिन भी अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया करती थी। उधर इन 4 सालों में एमो वैसे का वैसा ही था, उसने कोई भी नई शक्ति नहीं इकट्ठी की थी और साथ ही नौकर्स ने भी इन 4 सालों में उस पर कोई हमला नहीं किया था। एक दिन रिन ने एमो से सुझाव लेने के लिए उससे पूछा कि वो अपने आने वाले 16वें जन्मदिन पर गुग्गू को क्या तोहफा दे, जिस पर एमो ने जवाब देते हुए कहा कि वो जो भी अपनी खुशी से उसे देगी वो गुग्गू को पक्का पसंद आएगा। और साथ ही रिन ने एमो को ये भी बताया कि उसके माता पिता उसके 16वें जन्मदिन पर उसकी शादी करवाने वाले हैं, जिसे रोकने के लिए उसे अपने जन्मदिन से पहले उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताना पड़ेगा। जिस पर एमो ने उसे सुझाव दिया कि वो गुग्गू को अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर अपने माता पिता से मिलवाए। असल में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर दोनों ही खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते थे। कुछ देर बाद गुग्गू का भाई उससे मिलने के लिए आया, जिसने उसे बताया कि वो पिछले 4 सालों से गुग्गू को ढूंढ रहा था और साथ ही उसने गुग्गू को वो अंगूठी दिखाते हुए धन्यवाद बोला जो गुग्गू ने उसे दी थी। पर शिन ने उस अंगूठी को बेचा नहीं था, बल्कि अब वो खेती करने के औजार बेचकर पैसे कमाता था और वो चाहता था कि अब गुग्गू भी उसके साथ वापस आ जाए ताकि वो दोनों अपने बचपन के सपने को पूरा कर सके। पर गुग्गू किसी भी तरह से अपने भाई के साथ वापस नहीं जुड़ना चाहता था और साथ ही वो अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं था, जिन्हें वो अपना परिवार मानता था। इसलिए वो अपने भाई को भी छोड़कर आगे बढ़ गया। गुग्गू के ऐसे नाराज होने के बाद शिन सीधा ब्रूअर के घर पहुंच गया और उसने ब्रूअर को वो अंगूठी गुग्गू को देने के लिए पकड़ाई। पर उस अंगूठी को देखते ही रिन ने उसे पहचान लिया और वो तुरंत समझ गई कि गुग्गू ही वो लड़का था जो छोटे होते हुए सब्जियां बेचा करता था और अब वो गुग्गू के चेहरे पर लगी चोट के बारे में भी जानना चाहती थी और इसलिए उसने ब्रूअर से वो अंगूठी लेकर खुद गुग्गू को देने का फैसला किया। कुछ देर बाद रिन की नजर गुग्गू पर पड़ी जो आराम से जमीन पर सो रहा था, इसलिए मौका देखकर रिन ने गुग्गू की उंगली में अंगूठी डालने की कोशिश करी, पर वो उसकी उंगली के लिए काफी छोटी थी। पर इसी बीच गुग्गू अपनी नींद से जग गया और रिन को अपने सामने देखकर डर गया। पर रिन ने फिर भी उसे अपने प्यार का इजहार करने का एक मौका दिया, जिसके लिए गुग्गू ने साफ इनकार कर दिया,
जिस पर रिन ने उसे याद दिलाया कि एक बार उसने अपने प्यार का इजहार उसके माता पिता के सामने भी किया था। पर इस बार गुगू का कहना था कि वो उस वक्त बहुत ज्यादा नशे में था। ये सुनकर रिन गुस्सा होकर वहां से चली गई। रिन के वहां से जाने के बाद ब्रियोन ने गुगू को एक नया मास्क दिया जो उसने खास गुगू के लिए बनाया था। इस मास्क की खास बात थी कि इसमें से वाइन की मदद से आग निकल सकती थी और ये मास्क भविष्य में होने वाले हमलों में काम आ सकता था। इसके बाद एमो और गुगू दोनों तैयार होकर रिन के जन्मदिन के लिए निकल गए और रास्ते में उन्होंने मार्केट से रिन के लिए तोहफे भी खरीदे और गुगू ने खास कर वही फूल खरीदे जो रिन एक्सीडेंट वाले दिन तोड़ रही थी। थोड़ी देर बाद जब दोनों रिन के महल में पहुंचे जो बहुत ही बड़ा था और गुगू ने बिना कोई समय बर्बाद किए अपना मनपसंद खाना खाना शुरू कर दिया। अपने मास्क की वजह से सभी की नजर गुगू पर थी। थोड़ी देर बाद जब रिन वहां आई तो गुगू ने उसे फूल दिए जिससे रिन की वही यादें ताजा हो गई जिन्हें वो दबाना चाहती थी। इसलिए वो थोड़ा परेशान होकर वहां से चली गई। रिन के वहां से जाने के बाद कुछ लड़कों ने गुगू को उसके मास्क की वजह से परेशान करना शुरू कर दिया जिस बीच वो गलती से वाटर फाउंटेन में गिर गया। पर रिन ने तुरंत ही आकर उसे एक तौलिए से साफ किया और उसका हाल पूछा जिसके बाद गुगू थोड़ी देर के लिए अकेला बाहर चला गया। पर रिन ने एक बार फिर से उसे ढूंढ लिया और फिर से उसकी चोट के बारे में पूछा। पर इस बार गुगू ने रिन को सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया और पूरा सच जानने के बाद रिन को एहसास हुआ कि गुगू ने ही उसकी जान बचाई थी और वो कभी भी इस चीज को समझ ही नहीं पाई। पर इतने सालों बाद आखिरकार उन दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया था। वो दोनों पहली बार खुलकर प्यार भरे पलों को एहसास कर ही रहे थे कि उनके बीच की जमीन के दो हिस्से हो गए जिसकी वजह से गुगू दूसरे हिस्से में ही अटक गया। उधर एमो के क्रिएटर ने उसे सावधान किया कि उनके आसपास एक नौकर पहुंच गया था और इस बार उसके कौर जमीन के नीचे थे और देखते ही देखते पूरा महल गिरने लग गया। इसीलिए एमो ने तुरंत ही सबको बिल्डिंग से बाहर निकलने को बोला और सबको बचाने के लिए उसने भालू का रूप लेकर बिल्डिंग को पकड़ कर रखा। उधर गुगू ने भी किसी जमीन को पकड़कर अपनी जान बचा ली थी और जल्द ही कुछ लोगों ने एक लंबे कपड़े को फेंककर उसे ऊपर खींच लिया। गुगू तुरंत ही समझ गया था कि यह हमला नौकर्स ने करवाया था, इसलिए वो तुरंत ही एमो की मदद करने के लिए अंदर गया जहां उसने रिन के माता पिता को देखा और वो उन्हें छत गिरने से पहले ही बाहर निकाल लाया। जब गुगू वापस अंदर गया तो नौकर ने भी एक बहुत बड़े भालू का रूप ले लिया था और उसका पूरा शरीर एक पत्थर का बना हुआ था। गुगू ने उस पर आग से हमला करने की कोशिश करी पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पर वो समझ गया था कि भालू के अंदर का हिस्सा सॉफ्ट होगा, इसलिए उन्हें बस बाहर के पत्थरों को तोड़ने की जरूरत थी। इसलिए उन दोनों ने साथ में नौकर पर चढ़कर सुराग ढूंढने की कोशिश करी और एमो ने कई सारे भालों की मदद से सुराग बना भी दिया। जिसके बाद गुगू उस सुराग में आग लगाकर एक बार के लिए कोर को बाहर तो ले आया पर एमो के पकड़ने से पहले ही वो फिर से अंदर चला गया। अभी गुगू और एमो अपनी छोटी सी कामयाबी के लिए थोड़ा सा खुश हो ही रहे थे कि तभी नौकर ने एक ही झटके में एमो को मसल कर रख दिया और उस नौकर के पास एक खास शक्ति थी जिससे वो एमो की शक्तियों को एब्जॉर्ब कर सकता था। इसके बाद उसने गुगू पर भी हमला किया और ऐन वक्त पर रिन ने बीच में आकर गुगू को धक्का देकर बचा लिया। पर चीजें तब बिगड़ गई जब पूरी इमारत उन दोनों के ऊपर गिर गई। उधर एमो को एक अजीब सा दर्द हो रहा था। उसे पता था कि दर्द की वजह कुछ और थी। असल में गुगू ने रिन को बचाने के लिए उसके ऊपर एक शील्ड बना ली थी और सारे मलबे का बोझ उसके शरीर पर आ रहा था जिस वजह से उसके शरीर से खून टपक रहा था जो रिन के चेहरे पर गिर रहा था। ये दोनों के लिए बहुत ही भावुक पल था और इसी बीच गुगू ने रिन को वादा किया कि वो लोग यहाँ से निकलने के बाद पक्का फूल तोड़ने के लिए जाएंगे। पर यह बात बिल्कुल साफ थी कि उन दोनों में से सिर्फ एक ही बचने वाला था। इसलिए रिन ने गुगू को पहली और शायद आखिरी बार किस किया। उधर एमो को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और कुछ ही मिनटों बाद एमो ने गुगू का रूप ले लिया जिसका मतलब था कि अब गुगू की मौत हो गई थी और इस वजह से एमो बहुत ही ज्यादा भावुक हो चुका था। तभी नौकर ने एक बार फिर से उसके ऊपर हमला किया जिस वजह से वो पानी में गिर गया और एमो के पीछे पीछे नौकर ने भी पानी में छलांग लगा दी जिस वजह से उसके पत्थर अलग अलग हो गए और कोर बाहर आ गया। बचने के लिए नौकर ने कोर को पानी के अंदर चलाना शुरू कर दिया। उधर एमो के क्रिएटर ने उसे बताया कि नौकर वेस्ट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था और एमो को उसका पीछा करके जल्द ही उसे खत्म कर देना चाहिए क्योंकि कोर के अंदर उसके सबकॉन्शियस का एक हिस्सा था। पर एमो ने इस चीज पर ध्यान न देते हुए गुगू के पास जाने का फैसला किया। ऊपर पहुंचकर एमो ने देखा कि रिन के परिवार वालों ने उसे बाहर निकाल लिया था और फिलहाल वो बेहोश थी। साथ ही गुगू की बॉडी को भी बाहर निकाल लिया गया था। शिन भी अपने भाई की बॉडी को लेने के लिए पहुंच गया था। उधर गुगू की आत्मा अपने परिवार और दोस्तों से अलग हो रही थी पर वो अभी भी एमो के सबकॉन्शियस में मौजूद था। इसके बाद एमो ने ब्रियोर और पैरोन को बताया कि वो अब उनके घर से चला जाएगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नौकर्स फिर कभी उसकी वजह से उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाए। उधर रिन को होश आते ही वो तुरंत गुगू से मिलने के लिए भागी और रिन को घर की तरफ आते हुए देख एमो बहुत डर गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिन को गुगू की मौत के बारे में कैसे बताए। इसलिए उसने रिन के आने से पहले गुगू का रूप ले लिया।
घर में घुसते ही गुगू को अपने सामने देखकर रिन खुशी के मारे पागल हो गई और उसने गुगू को गले लगा लिया। और जब उसने एमो के बारे में पूछा तो गुगू ने उसे बताया कि एमो की लड़ाई के दौरान मौत हो गई थी और वो उसे गुगू की कब्र पर ले गया। पर रिन को लग रहा था कि वो कब्र ईमो की थी और वो ईमो को याद करते हुए काफी रोई। पर वो हैरान तब हो गई जब गुगू ने उसे बताया कि वो शॉपिंग के लिए कहीं जा रही है। पर रिन गुगू के साथ फूल तोड़ना चाहती थी और इसीलिए उसने उसे शाम को मिलने को कहा, जिसके लिए गुगू एक बार में तैयार हो गया। उधर ब्रियर और पैरोन ने गुगू को रास्ते के लिए खाना और कुछ पैसे दिए, जिन्हें लेने के बाद वो चुपचाप वहां से चला गया। उसी शाम रिन के पिता ने उसे घास के ऊपर लेटे हुए देखा और उसके पास जाने पर रिन ने उन्हें बताया कि वो अब किसी और से शादी नहीं करने वाली, क्योंकि वो पहले से ही किसी और के साथ प्यार में थी। और बाद में रिन ने बताया कि वो जानती है कि गुगू की हमले के दौरान मौत हो गई थी, पर वो इस बात से खुश थी कि अब गुगू एमो के साथ था। उधर एमो ने लगातार 4 दिन चलने के बाद अपने क्रिएटर से कुछ सवाल किए, जिनके जवाब में उसने बताया कि नौकर्स लगातार हमला उस पर करते रहेंगे जब तक वो एमो को हरा नहीं देते, और गुगू का काम है धरती पर जानकारी इकट्ठी करना और नौकर्स का उसे रोकने का। इसके बाद एमो ने क्रिएटर से पूछा कि एमो की बजाय वो खुद नौकर्स को क्यों नहीं हराते, जिसका जवाब देते हुए क्रिएटर ने बताया कि ये काम एमो का है और उसे ही उन्हें हराना पड़ेगा। तभी एमो को एक जानी पहचानी सी खुशबू आई, जिसका पीछा करने पर एमो ने देखा कि पायरोन उसका पीछा कर रही थी। असल में पायरोन किसी भी तरह से एमो की मदद करना चाहती थी और इसीलिए वो ब्रियोर के घर से ही उसका पीछा कर रही थी। पर एमो नहीं चाहता था कि गुगू के बाद अब पायरोन को कुछ हो और इसीलिए उसने पायरोन को वापस घर जाने को कहा। पर पायरोन किसी भी हाल में घर नहीं जाना चाहती थी और काफी देर बहस करने के बाद एमो भी इसके लिए तैयार हो गया। रास्ते में एमो लगातार पायरोन को इग्नोर करता रहा और दूसरी तरफ पायरोन लगातार एमो से बात करने की कोशिश करती रही। और कुछ दिनों बाद वो एक शहर में पहुंच गए, जहां पहुंचते ही पायरोन ने खाना खाने के लिए इच्छा जाहिर की और डब्बे पर पहुंचते ही पायरोन ने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया, जिसे देखकर एक बार के लिए तो एमो भी हैरान हो गया और उसने पायरोन को जल्दी खाना खत्म करने को कहा, क्योंकि वो ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं रुक सकते थे। पर पायरोन कुर्सी पर ऐसे बैठी थी मानो वो उससे चिपक गई हो, इसलिए एमो ने गांव से बाहर आकर इंतजार करने का फैसला किया और गांव के बाहर पहुंचकर उसने एक बार फिर क्रिएटर को बुलाकर नौकर्स के बारे में पूछा, जिसके जवाब में क्रिएटर ने बताया कि नौकर्स कुछ ही किलोमीटर दूर थे। अभी एमो और क्रिएटर आपस में बात ही कर रहे थे कि पायरोन भी वहां पहुंच गई, जो एमो को खुद से बात करता देख काफी हैरान हुई और इसी वजह से एमो को अपने क्रिएटर और नौकर्स के बारे में पायरोन को बताना पड़ा। अगले दिन रास्ते में पायरोन को एक फल दिखा जिसे वो खाना चाहती थी, इसलिए एमो ने पेड़ पर चढ़कर उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करी, पर वो उस पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रही थी। इसलिए पायरोन ने उसे मार्च का रूप लेने को कहा, क्योंकि मार्च पेड़ों पर सबसे ज्यादा जल्दी चढ़ सकती थी। पर एमो को मार्च के बारे में कुछ याद नहीं था। असल में नौकर्स एमो का कुछ हिस्सा ही नहीं बल्कि उस इंसान की सभी यादें भी ले गए थे। इसके बाद ही एमो ने ज्यादा ताकतवर बनने का फैसला किया, क्योंकि वो अपने दोस्तों की यादों को भुलाना बिल्कुल नहीं चाहता था। उसी रात पैरोन ने एमो से उसकी आखिरी लड़ाई में इस्तेमाल करे गए प्लान के बारे में पूछा, जिस पर एमो ने जवाब दिया कि गुगू ने आग से उस पर हमला किया था, जिस वजह से वो पत्थर पानी में कूदने के बाद खुल गए। इसके जवाब में पैरोन ने बताया कि पत्थरों को गर्म करने के बाद उनको ठंडा होने पर वो कमजोर हो जाते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। इसके बाद पायरोन ने बताया कि उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहां एमो अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता था। एक जहाज था जो उन्हें सौर लाइन लेकर जा सकता था, जो असल में जानवरों का स्वर्ग था और ना ही वहां कोई एमो को परेशान करने वाला था। पर पोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें एक लड़की ने एक जहाज पर चढ़ने को कहा, जिसके लिए वो दोनों मान गए और जहाज पर चढ़ते ही पायरोन और एमो को अलग कर दिया गया। जिसके बाद उस जहाज के ऑफिसर ने उन्हें कैद करके बताया कि वो लोग जेनेडा आइलैंड जाने वाले थे, जहां उनकी जिंदगी का अंतिम चरण शुरू होगा। पर शिप के आइलैंड पर पहुंचते ही एमो अपने भेड़िए रूप में जेल से भागकर पायरोन को ढूंढने लग गया। असल में पायरोन को काफी ऊंचाई पर कैद किया गया था और अब एमो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर इस बीच वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर गया और ऐसे होते हुए उस लड़की ने भी देख लिया जो एमो और पायरोन को जहाज पर लेकर गई थी। उसने एमो को बताया कि असल में काफी ज्यादा खूंखार कैदियों को सबसे ज्यादा सुरक्षित जेलों में रखा जाता था और ये पुराना आइलैंड भी एक तरह का जेल ही था। एमो उस लड़की से काफी ज्यादा गुस्सा था, पर वो जानती थी कि उन सबके साथ क्या होने वाला था, इसलिए उसने एमो से सुलह का हाथ बढ़ाते हुए उसे बताया कि उस आइलैंड पर एक लड़ाई की प्रतियोगिता भी होती है, जिसके जीतने वाले को उस आइलैंड का राजा बना दिया जाएगा और वो किसी भी कैदी को आजाद कर सकता है। एमो पैरोन को आजाद करने के लिए इसमें भाग लेने के लिए तुरंत तैयार हो गया, जिसके बाद वो लड़की एमो को प्रतियोगिता में नाम लिखवाने के लिए ले गई। पर वहाँ एमो को उस लड़ाई का कोई भी रूल अच्छे से समझ नहीं आया। ग्राउंड में पहुंचकर होस्ट ने सभी को बताया कि ये प्रतियोगिता अलग अलग स्टेजेस में कराई जाएगी और इसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे और इन्हीं ग्रुप में से आखिरी बचे हुए इंसान को ही अगली स्टेज में जाने का मौका मिलेगा।
एमो के ग्रुप की बारी आने पर सभी ने एक दूसरे को पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया, पर एमो थोड़ी ही दूरी पर चुपचाप खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में उसे करना क्या चाहिए। और थोड़ी ही देर बाद उनमें से एक इकलौता आदमी बचा हुआ था और उसे लग रहा था कि वो ये प्रतियोगिता जीत चुका है। पर तभी उसे एक झटका मिला, वो भी एमो को देखकर, और इसीलिए उसने एमो की तरफ अपनी कुल्हाड़ी फेंकी, जो सीधा एमो के सर पर लगी। इसे एमो को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जिसके बाद उस आदमी ने एमो के शरीर में कई सारी तलवारें मारी, पर एमो ने उस पर एक भी बार हमला नहीं किया, बल्कि एमो चुपचाप उस आदमी की सारी शक्तियां खींच रहा था। और थोड़ी ही देर बाद वो आदमी जमीन पर गिर गया और एमो इस प्रतियोगिता का विजेता बन गया। एमो की शक्तियां देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे, और मैच के बाद उसी जहाज वाली लड़की ने एमो के पास आकर अपना नाम तिनारी बताया। उसके पास एक उल्लू भी था जिसका नाम था लिगार्ड। साथ ही उसने एमो को अपने सभी दोस्तों से भी मिलवाया। वो सभी एमो की शक्तियों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, और उनके मुताबिक एमो ही ये प्रतियोगिता जीतने वाला था। इसके बाद एमो ने देखा कि सभी कैदी उस आइलैंड पर एक सामान्य सी जिंदगी जी रहे थे, और इसीलिए एमो को समझ नहीं आ रहा था कि पायरोन को आखिर हाई सिक्योरिटी जेल में क्यों रखा गया था। जिस पर तिनारी ने उसे बताया कि असल में पायरोन को एक बहुत ही खूंखार कैदी माना जाता है, क्योंकि उसने योनामा शहर के 10 लोगों को जहर देकर जान से मार दिया था। पर तिनारी ये देखकर हैरान थी कि पायरोन एमो की जिंदगी में इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है। वो उसे छुड़ाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाने को तैयार क्यों है। इसके बाद तिनारी ने बताया कि एक अनजान आदमी ने उसे एमो को शिप पर बैठाने के लिए बोला था, पर अब उसे उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुनते ही एमो को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चला गया, क्योंकि उसे तिनारी और उसके साथियों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना था। उसी रात एमो ने अपने क्रिएटर को अपने हालात के बारे में बताया कि वो प्रतियोगिता में लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। जिस पर क्रिएटर ने उसे समझाया कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी लोग पहले से ही अपनी मौत का फैसला कर चुके थे, और इसीलिए लड़ाई में उनकी जान लेना कोई पाप नहीं था। उसी रात एमो के सोने के बाद एक अनजान आदमी ने चुपचाप आकर एमो के गालों को अपनी जीभ से चाटा, और वो वहां से चला गया। अगले दिन तिनारी को ये खबर मिली कि एक आदमी प्रतियोगिता में सभी को आसानी से मार रहा था, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने पिछली रात एमो के गालों को चाटा था। उधर एमो पैरोन को जेल से निकालने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहा था, और इसी बीच उसने गलती से एक चूहे को मार दिया, और जिसके बाद अब वो चूहे का रूप भी ले सकता था और आसानी से किसी भी जगह पर जा सकता था। इसके बाद एमो अपने अगले मुकाबले के लिए मैदान में पहुंचा, पर वो अपने दुश्मन पर हमला नहीं करना चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ उसका दुश्मन अपने पूरे जोर शोर से एमो पर हमला करने के लिए लगा हुआ था। इसलिए एमो ने भेड़िया और गुगू बनकर उसे डराने की कोशिश करी, पर उसका कोई फायदा नहीं था। और अब वो भालू नहीं बन सकता था, क्योंकि वो शक्ति फिलहाल नोकर्स के पास थी। पर तभी उसे पैरोना की याद आई, और उसने पैरोना का रूप ले लिया, जिसका मतलब था कि पैरोना की मौत हो गई थी। और एमो ने पैरोना का रूप लेकर बड़ी ही आसानी से अपने दुश्मन को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए हरा दिया। मैच के बाद तिनारी एक बार फिर एमो के पास माफी मांगने के लिए आई, पर एमो उसे अनदेखा करके वहां से जाने लगा। जिसके बाद तिनारी ने उससे फिर से माफी मांगी और पार्टी के लिए भी इनवाइट किया। साथ ही उसने पैरोन को ढूंढने में उसकी मदद करने का भी वादा किया, जिसके बाद एमो ने उसे माफ कर दिया। उसी रात एमो एक चूहे का रूप लेकर पायरोन की जेल तक पहुंचा, जहां उसने पायरोन को पैरोना की मौत के बारे में बताया और उसे जल्द ही आजाद करवाने का वादा भी किया। पायरोन अब एमो के लिए एक परिवार बन गई थी, और वो बिना उसकी मदद के उस आइलैंड से नहीं निकल सकता था। अगले दिन एमो अपने अगले मैच के लिए पहुंचा, और इस बार उसका मुकाबला नैंडो नाम के एक आदमी से था। और मैच के दौरान एमो ने बड़ी आसानी से नैंडो को हराना शुरू कर दिया, और इसीलिए उसने नैंडो को सरेंडर करने के लिए भी कहा, क्योंकि वो उसे जान से नहीं मारना चाहता था। पर सभी दर्शक एमो से नैंडो को खत्म करने को कह रहे थे, और तभी काफी सारे तीरों ने नैंडो पर हमला कर दिया। पर एमो ने बीच में आकर उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नैंडो ये देखकर हैरान था कि एमो ने उसकी जान बचाई थी, पर तभी एक तीर पीछे से आकर नैंडो की कमर पर लगा और वो नीचे गिर गया। ये देखकर एमो को बहुत बुरा लगा, और उसे ये मैच जीतने की कोई खास खुशी नहीं थी। पर मैच के बाद जब उसने देखा कि नैंडो अभी भी जिंदा था, तो उसे बहुत अच्छा लगा। पास जाकर बात करने पर नैंडो ने सबसे पहले एमो को धन्यवाद किया, और साथ ही उसने बताया